तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको सुनाऊंगा कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स, गैंगस्टर, स्मगलर, हवाला वाले, सट्टा वाले, ये सब लोगों ने दुबई को अपना अड्डा क्यों बनाया। ऐसी क्या बात थी दुबई में कि हर आदमी जो कहीं किसी भी देश में वांटेड हो तो वो दुबई ही क्यों जाता था। उन दिनों की बात करता हूँ। आज के दिन में तो और बहुत से ऐसे देश हो गए जहाँ पे आपको सेफ हेवन मिलती है, आपको एक सुरक्षित ठिकाना मिलता है। दो बातें इसमें याद रखनी पड़ेगी। एक तो वो देश आपको सुरक्षा देते हैं, आपके गुनाहों को अनदेखा करते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और दूसरे वो देश होते हैं जहाँ पे करप्शन बहुत होती है। तो शुरू से ही बेसिकली तीन कंट्रीज़ मशहूर रहे हैं जो इस किस्म के इंटरनेशनल गैंगस्टर्स को, क्रिमिनल्स को शरण देते आ रहे हैं। सबसे पहला दुबई होता होता दूसरे नंबर पे बैंकॉक, और अब पिछले कुछ सालों से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज स्ट्रगलिंग फ्रॉम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। कोई वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की चीज़ नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक को दूसरी की ज़रूरत, दूसरे को तीसरी की ज़रूरत, वो आया राम गया राम वाला हाल है। तो कोई भी वहाँ पे फैसला लेने वाला नहीं है। ब्यूरोक्रेसी किस किस्म की अजीब है। मिलिट्री नाम की कोई चीज़ नहीं, पुलिस वालों की हुकूमत चलती है। तो कुछ अजीब सी हालत है वहाँ पे। कुछ नस्लवाद भी है, वाइट्स एंड ब्लैक्स का। तो उसमें इतनी कन्फ्यूजन है उस कंट्री में कि कोई भी आदमी वहाँ पे जाके अपना अड्डा बना के बैठ जाए, परमानेंट वीज़ा लेके, बिजनेस वीज़ा लेके, तो उन लोगों को वो उनके 100 गुना माफ़ कर देते हैं। बड़ा कंट्री है, कहीं भी आप जाके बैठ जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। उसी तरह थाईलैंड। थाईलैंड में करप्शन बहुत ज़्यादा है। शुरू से ही वहाँ पे एक तरीके से जनता का रूल रहा है। जनता, मिलिट्री जनता का, आम पब्लिक का नहीं। मिलिट्री जनता का थाईलैंड में पिछले 50 सालों में से 40 साल तो मिलिट्री जनता रूल करती रही है। तो जो ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, अफसरशाही, पॉलिटिशियन, वो सब एक तरीके से मिलिट्री के नीचे काम करते हैं। हालांकि मिलिट्री जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे होती है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिलिट्री के नीचे है। कुछ इसी तरह के हालात एक ज़माने में बर्मा में भी थे, जिसको आज म्यांमार कहा जाता है। खैर, दुबई इन सब से थोड़ा डिफरेंट था। दुबई में तभी आज का दुबई को आप भूल जाइए कि जहाँ पे दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आई और उन्होंने बहुत सारी डेवलपमेंट की है बड़े लेवल पे। लेकिन जब 1980 से लेके तकरीबन 2000 तक 20 साल दुबई मतलब एक फुली डेवलप्ड गांव की तरह होता था। होलसेल मार्केट थी लेकिन सिंगल स्टोरी की, झोपड़पट्टी जैसी। बहुत थोड़े से एरिए में कुछ टावर वगैरह बने थे, कुछ बीच के पास बंगले बंगले बनने शुरू हुए। तो कोई इतना बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं थी। बहुत टावर भी कोई 20-25 फ्लोर से ज़्यादा नहीं थे, बहुत कम थे। तो दूर दराज जो थे वो गांव थे, रेगिस्तान, कोई हरियाली नहीं थी। तो ये अजीब था। लेकिन सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन दुबई की थी उस ज़माने में, वो उन चीज़ों के लिए लोग वहाँ जाते थे जो हिंदुस्तान से बहुत सस्ती पड़ती थी। तो होलसेल जो मार्केट थी दुबई की, वो बहुत सस्ती थी क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस नहीं हैं। वहाँ पे एक ही टैक्स लगता है। आप कोई भी चीज़, उस ज़माने में दुबई फ्री ट्रेड जोन था, फ्री सिटी था। तो जो भी आप कोई लोकल आदमी इंपोर्ट करता है उसको 10% ड्यूटी देनी पड़ेगी। जो वहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करता है वो 10% ड्यूटी देनी पड़ेगी। और उसमें भी कई चीज़ों पे ड्यूटी जो थी वो माफ़ थी। कोई बड़ा कस्टम का सिस्टम नहीं था।
और वहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदने बेचने की मनाही नहीं है एक्सेप्ट ड्रग्स, ड्रग्स को छोड़ के। लेकिन वहाँ पे लोगों ने ड्रग का धंधा भी बहुत किया, चोरी छिपे, क्योंकि पुलिसिंग का इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं था तभी। आजकल वहाँ पे दुबई में ड्रग फैक्ट्री लगानी बहुत मुश्किल है, लेकिन 90 में करीब के नज़दीक बहुत से लोगों ने ड्रग का बहुत धंधा किया। जैसे विक्की गोस्वामी ने वहाँ पे एक ड्रग की फैक्ट्री भी लगा ली थी और ड्रग अवेलेबल थी। ड्रग्स आज भी हैं, लेकिन बहुत हाई स्केल पे आपको ढूंढनी पड़ती हैं। लेकिन उस समय पे मैंड्रैक्स वगैरह, सामिनल वगैरह की गोलियाँ वोलियाँ आम मिल जाती थी वहाँ पे। तो बहुत से लोगों को दुबई में सिर्फ उनकी शर्त एक ही हुआ करती थी कि आपको एक लोकल स्पॉन्सर चाहिए। अब देखिए, दुबई में हर आदमी अमीर नहीं है। कुछ जो बड़े बिजनेस करते होते हैं उनके लिए आपको बड़े आदमी की ज़रूरत पड़ती है। आपने छोटी सी कोई दुकान खोलनी है, कोई रेडियो की, कोई वीसीआर की, कोई पान बीड़ी शॉप, कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कोई जूस सेंटर खोलना है, कोई बॉटी खोलना है, तो उसके लिए आपको छोटे मोटे किसी अरबी को जो टैक्सी चलाता हो भले वहाँ पे, या कोई छोटा मोटा अपना धंधा करता हो, भेड़ बकरी पालता हो, को ऊँट रखे हों 5-7-10, तो उस तरीके के लोग भी आपको मिल जाते थे जो आपके स्पॉन्सर बन जाते थे और आपके बिजनेस पार्टनर भी बन जाते थे। तो उनको घर बैठे बैठे हर महीने, हर साल एक फिक्स अमाउंट मिलता रहता था, तो उनका धंधा चल पड़ता था। और इंडियंस को जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता था वो उसकी कमाई बहुत होती थी, और ख़ास तौर पे जब बल्क में वो चीज़ें बाहर भेजते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बता देता हूँ, गोल्ड 1990 तक जो दुबई में गोल्ड था वो हिंदुस्तान से तकरीबन 18-19% सस्ता था। मतलब जो सोना हिंदुस्तान में दुबई में 100 रुपये का मिलता था क्वांटिटी, वो हिंदुस्तान में आके 120 रुपये की पड़ती थी। तो वो 20% का जो फ़र्क था, तो अगर आपको एक बिस्किट से 20% मिलता है तो आप 100 बिस्कुट लाते हो या 200 बिस्कुट लाते हो सोने के, तो देखिए आपको कितना प्रॉफिट कितना होता है आपको। कोई भी बिजनेस नॉर्मली को आदमी करता है तो 5-6-7% के प्रॉफिट पे ज़्यादा बिजनेस चलता है, और वहाँ पे आपको अगर 18% प्रॉफिट मिलता है, उसमें से 4-5% अगर आपका खर्चा भी हो जाता है तो भी 13% आपको बचता है। तो उस दौर में दुबई की सरकार को जो यूएई, उन्होंने अपनी वायबिलिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी एमिरेट्स थी, ज़्यादा लैंड एरिया उनके पास नहीं था, तो उसमें शारजाह, अजमान, ये कुछ मिल के 4-5, अबू धाबी, इन्होंने मिल के एक यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बना ली। लोकल हुकूमत अपने अपने पास रही सबकी, लेकिन ओवरऑल एक एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने इकट्ठी कर ली। तो उसमें इनका एक यूनिटी जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, इंटरेस्ट सबके अपने अपने, लेकिन ओवरऑल यूनिटी। तो वो जब डेवलपमेंट शुरू हुई तो उसके लिए दुबई को वर्कर चाहिए थे, लेबर चाहिए थी, प्लम्बर चाहिए थे, इलेक्ट्रीशियन चाहिए थे। तो वहाँ पे डेवलपमेंट के उस दौर में लाखों लोग दुनिया भर से, ख़ास तौर से एशिया से, जो वर्किंग क्लास थी वो एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, यहाँ से जाती थी। और जो अफ़गानिस्तान, और जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े किस्म के लोग जो थे वो यूरोप से आते थे। तो ये एक उनका काम करने का तरीका था। अपने कंट्री को उन्होंने डेवलप किया, और सोना खरीदने की या बेचने की कोई मनाही नहीं थी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वहाँ से आती थी बाहर से, और वहाँ से रीशिपमेंट होती थी। तो एक तरीके से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फ्री ट्रेड जोन होने की वजह से दुनिया का बहुत बड़ा सेंटर बन गया। और एक ज़माने उसके पहले जो हांगकांग और सिंगापुर फ्री ट्रेड जोन थे, तो उनसे भी बड़ा ट्रेडिंग सेंटर दुबई बन गया। और वहाँ से इन लोगों ने जो बड़े लोग थे इफेक्टिव, वो क्योंकि लोकल बड़े आदमी को, रॉयल फैमिली के साथ जुड़े हुए किसी बंदे को पार्टनर रख लेते थे,
और उनका ये कहना था कि अगर किसी आदमी ने इंडिया में गुनाह किया है तो उसकी सज़ा उसको इंडिया में मिले, हम उसको नहीं पकड़ेंगे, हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। वो हमारे पास तो अपना काम करते हैं, यहाँ कोई गलत काम हम करने ही नहीं देते, तो क्या गलत काम करेगा। तो एक उनको जो क्राइम से प्रोटेक्शन मिल जाती थी, सस्ता ज़माना था, घर सस्ते बन जाते थे, ऑफिस सस्ते मिल जाते थे, लेबर सस्ती मिल जाती थी, तो बहुत से लोगों ने अपना बिजनेस का हेडक्वार्टर वहाँ पे बना लिया। अब जितनी मर्जी करेंसी लेके आओ, कोई भी करेंसी लेके आओ, हर करेंसी वहाँ पे चलती थी। दुबई शायद पहला ऐसा सिटी था, कैपिटल सिटी, जहाँ पे आपको इंडियन करेंसी उस ज़माने में चलती थी। आप होटल में कहीं भी करेंसी अगर आपके पास है तो आप दे सकते थे। इसी तरह मॉरिशस में भी इंडियन करेंसी चल जाती है, बहुत बाद में चली, और कई देशों में, बैंकॉक में भी इंडियन करेंसी चलने लग गई। तो उसकी वजह से बहुत सारे इंडियन जो थे वो कोरियर बन गए। वो दुबई जाते थे, अपना 30-35 किलो का जो सामान अलाउड होता है जहाज़ में लाने का, उसमें घड़ियाँ राडो की, कैसियो की, वो भर लेनी, कुछ सोना छुपा के ले आना, जूतों में, टेल्कम पाउडर में, फेशियल क्रीम में, बहुत तरीके लोगों ने बनाए सोना लाने के। और वो जो सूटकेस लाते थे उसके व्हील्स के अंदर सोने की रिंग बना के छुपा के ले आनी। तो जैसे जैसे हिंदुस्तान का कस्टम सतर्क होता रहा, उसी तरह स्मगलरों ने अपने तरीके बदलने शुरू कर दिए। और अब इसका जो ट्रेडिंग इतनी हो गई, क्वांटिटी इतने बिकने लगी कि जिन लोगों ने उस ज़माने में दुबई में छोटे छोटे बिजनेस शुरू किए थे, जो वहाँ का सोना बाज़ार था, शौक बोलते थे जिसको, वहाँ से लोगों ने जो छोटी छोटी दुकानें थी, ऐसा ऐसा उनके बड़े बड़े स्टोर बन गए, डिपार्टमेंटल स्टोर बन गए। लोगों ने होटल खोल लिए, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, टावर बना लिए कमर्शियल किराए पे देने के लिए, बेंगलोज बना लिए उनको किराए पे देने के लिए। तो इस तरीके से लोगों ने तरक्की की। और उनका जो हिंदुस्तान के जो क्रिमिनल थे वो दुबई के जाके आदरणीय बाशिंदे बन गए। उसी तरह पाकिस्तान के स्मगलर, श्रीलंका के स्मगलर, बांग्लादेश के, नेपाल के। तो कोई भी आदमी वहाँ पे जाके गलती नहीं करे तो उसको वहाँ की सरकार कुछ नहीं कहती थी। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई क्राइम किया, किसी का मर्डर किया या ड्रग केस में पकड़े गए, तो उसका इंसाफ वो 2-3 महीने में करके आपको या तो मार देते थे, तो जहाँ उम्र भर आपको जेल में चक्की पीसो। तो इस किस्म का उनका सख्त कानून, वो उसकी वजह से वहाँ लोकल क्राइम नहीं हुआ। आप अपने वहाँ पे उस ज़माने में दरवाजे, दुकानों के दरवाज़ों के शटर नहीं होते थे, कांच ही लगा होता था, अंदर सब चीज़ें पड़ी हैं, कोई तोड़ के चोरी नहीं करता था, किसकी हिम्मत नहीं थी। तो ऐसा 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 जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, डेवलपमेंट बढ़ती गई, पैसा कमाया उन्होंने, अपनी एयरलाइन शुरू कर ली, एमिरेट्स, उसके बाद एहतियात, जो आज दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में एक गिनी जाती हैं। तो हमारे जो फिर तेल का एक्सपोर्ट, उनका क्रूड ऑयल, उसकी वजह से बहुत से देश उनके ऊपर मुनहसर रहने लगे। हिंदुस्तान का उस ज़माने में बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड का दुबई से और अबू धाबी वहाँ से आता था। उसके बाद कुवैत से आने लगा, बहरीन से आने लगा, तो ये काफ़ी कंट्री से, ईरान से भी आने लगा, इराक से आने लगा। लेकिन जैसे जैसे दूसरे कंट्रीज़ में अनरेस्ट फैलने लगा, ईरान वार हो गई, इराक वार हो गई, सीरियन वार हो गई, कुवैत का अटैक हो गया, तो उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा दुबई को और सऊदी के हुआ। इन दोनों देशों ने क्रूड में बहुत पैसा कमाया, और क्रूड के चक्कर में दूसरे देशों की सरकारें कभी उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं डाल सकती थी कि ये आदमी हमारे देश में वांटेड है, इसको भेजिए, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इस किस्म की धमकी किसी भी देश ने दुबई को नहीं दे सकते थे, आज भी नहीं दे सकते हैं। आज भी आप दुबई सरकार के ऊपर जोर डाल के, प्रेशर डाल के किसी को वापस नहीं मंगवा सकते हो, अनलेस वहाँ की सरकार खुद फैसला कर ले कि हम ठीक है, ये आदमी आप ले जाओ। जब तक नहीं जाने देना, वो नहीं जाने देगा। ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं। अनीस को जब 98 में पकड़ा,
हिंदुस्तान सरकार ने पूरे पेपर तैयार किए, लेकिन जैसे ही पेपर लेके जब वहाँ पहुँचाने गए, अनीस को छोड़ दिया। बोलते ही इज़ अ फ्री मैन, उसका जो क्राइम के लिए पकड़ा था वो साबित नहीं हुआ, हमने छोड़ दिया। अब ढूंढते रहो, ना अनीस मिलेगा ना वापस आएगा। ऐसी दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी सरकार के कहने पे वहाँ की सरकार ने नहीं माना। आपको हैरानी होगी सुन के, मैंने शायद पहले किसी एपिसोड में आपको बताया होगा, जब आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, तो सरदार जोगिंदर सिंह सरदार जी हुआ करते थे, वो सीबीआई के चीफ थे, और सीबीआई के डायरेक्टर होने की वजह से वो इंटरपोल की एक गवर्नर काउंसिल के मेंबर भी थे। तो एक इंटरपोल की मीटिंग उस समय दुबई में हुई, तो उस समय 93 का ब्लास्ट नहीं हुआ था। उसके दाऊद उस समय खाली एक गैंगस्टर, वांटेड गैंगस्टर था, वांटेड क्रिमिनल था। रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था जो बाद में इंटरपोल ने माना भी नहीं। खैर वो दूसरा किस्सा है। तो मीटिंग में सरदार जोगिंदर सिंह ने दुबई के जो उनका पुलिस चीफ था, जो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, उसको कहा कि ये वांटेड क्रिमिनल आपके पास है, ये आप हमें दे दीजिए। पर्सनल लेवल पे बातचीत हुई, वो आदमी मान गया, बोला ले जाइए, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या थी? एक वहाँ से गुजरात का एक कोई परमार सरनेम था उसका भी मेरे वाला, उसने एक वहाँ के रॉयल फैमिली के किसी लेडी का, बच्ची का मर्डर करके वो किसी तरह भाग के एस्केप करके वापस गुजरात आ गया था। तो उनके पुलिस चीफ ने कहा कि मिस्टर जोगिंदर सिंह, आप उस परमार को हमें दे दीजिए और आप दाऊद इब्राहिम को ले जाइए। कितनी सिंपल बात थी 93 के ब्लास्ट के पहले की। और वो जोगिंदर सिंह ने वापस आके ये प्रपोजल अपनी यूनियन होम मिनिस्ट्री को रखी कि ये आदमी दे दो तो दाऊद वापस आ सकता है। तो उसके लिए उन्होंने, वो होम मिनिस्ट्री ने फाइल प्राइम मिनिस्टर को भेज दी। तो प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में पता नहीं क्या आया गुजराल साहब के, वो बोलते नहीं हम अपना सिटीजन नहीं देंगे, इसका पता नहीं कसूर है कि नहीं है। देखिए एक छोटी सी गलती उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो हुई, उसका कितना बड़ा खमियाजा बाद में हमने भुगता, आप सब ने देखा। अगर उस परमार को दुबई के हवाले कर दिया जाता तो दाऊद उस समय हिंदुस्तान आ गया होता। तो ये सब किंतु परंतु है। जो बात नहीं हुई वो नहीं हो सकी, उसके बाद में कोशिशें हुई, लेकिन आप प्रेशर डाल के उनसे, जो यूएई वाले ना इंटरपोल की सुनते हैं ना किसी और की बात करते हैं, उनका अपने कानून उसी को मानते हैं। आधे उन्होंने जो समझौते भी किए हैं इंटरपोल के साथ, वो बड़ी शर्तों के साथ किए हुए हैं कि आप हमारी मर्जी के बिना यहाँ से किसी को नहीं उठा सकते और ज़बरदस्ती उसको लेके नहीं जा सकते। तो ये तो हर देश में है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्टली अनफोर्स करते हैं यूएई वाले। तो ये वहाँ की सरकार के कानून, उस सरकार का रवैया, उनका ये कहना है कि जो आदमी हमारे देश में जिसने कोई क्राइम नहीं किया उसको हम क्रिमिनल नहीं मानते। बाहर उसने क्या किया नहीं किया उसकी हमें कोई, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो एक जनरल इम्यूनिटी जो यूएई सरकार प्रदान करती है हर आदमी को, वो एक कारण है कि बड़े बड़े वांटेड क्रिमिनल्स, स्मगलर्स, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, नेपाल के, हिंदुस्तान के, वो सब एक शरण लेके वहाँ बैठ जाते हैं। उसी तरह जिस तरह बहुत से पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो जिनको लगता है कि हमारी सरकार हमें यहाँ तंग कर रही है, वो यूरोप के देश में जाके पॉलिटिकल अजाइलम ले लेते हैं, शरण ले लेते हैं वहाँ पे जाके। उसी तरह जो क्रिमिनल हैं उनको एक इज्जतदार शरण जो है वो दुबई में मिलती है। ये सबसे बड़ा कारण है कि आज तक हम दुबई में बैठे लोगों को वापस ला के कटहरे में खड़ा नहीं कर सके। तो आज के दिन में इतना ही किस्सा काफ़ी। कल आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।